This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, पर्यावरण और विकास। यह विषय खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए इस मास्टर क्लास में हम इसके हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे विकास की दोहरी तलवार से, फिर अलग अलग सिद्धांतों को देखेंगे। इसके बाद हमारे ग्रह के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर बात करेंगे, फिर जमीनी स्तर के आंदोलन, नीतियां और आखिर में न्याय और भविष्य के वैकल्पिक मॉडलों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। आखिर ये संघर्ष है क्या? एक तरफ है विकास का पारंपरिक मॉडल और दूसरी तरफ हैं उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर। अगर हम पुराने समय में देखें तो विकास का मतलब सीधा सीधा था जीडीपी बढ़ाओ, इंडस्ट्री लगाओ। प्रकृति को एक ऐसी चीज माना जाता था जो कभी खत्म ही नहीं होगी, जिसका जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सोच का नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ प्रदूषण, जंगल कट गए, संसाधन खत्म होने लगे और अब हम जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। अब इस जटिल संबंध को समझने के लिए समाजशास्त्र में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। हम 4 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों या प्रतिमानों को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सेक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए इन विचारकों और अवधारणाओं पर खास ध्यान देना होगा। सबसे पहला सिद्धांत है शास्त्रीय विकास प्रतिमान। इसका मुख्य विचार बहुत सरल था। हर समाज को पारंपरिक से आधुनिक बनना है, एक सीधे रास्ते पर चलकर। इसमें प्रकृति को बस एक संसाधन माना गया, मानव की तरक्की के लिए। वॉल्ट रोस्टो इसके प्रमुख विचारक थे। जैसे आज़ादी के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आईं, बड़े बड़े बांध जैसे भाखड़ा नांगल बने, वो इसी सोच का नतीजा था। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा और समाज में असमानता कम नहीं हुई। फिर 1980 के दशक के आसपास एक नया सिद्धांत आया, जिसे कहते हैं पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत, यानी ईएमटी। ये थोड़ी आशावादी थ्योरी थी। इसका कहना था कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ चल सकते हैं। कैसे? प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए। इसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है डीकपलिंग की, जिसका मतलब है आर्थिक उत्पादन को पर्यावरणीय क्षति से अलग कर देना। जर्मनी का ऊर्जा संक्रमण या यूरोपीय संघ का उत्सर्जन व्यापार प्रणाली इसके अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन इसकी आलोचना इस बात पर होती है कि ये बहुत ज्यादा प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है और शायद गरीब देशों के लिए ये इतना आसान न हो। अब आता है राजनीतिक पारिस्थितिकी का सिद्धांत। ये सिद्धांत प्रौद्योगिकी से आगे जाकर कुछ बुनियादी सवाल पूछता है। ये कहता है कि पर्यावरणीय समस्याओं की जड़ शक्ति और असमानता की राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में है। सवाल यह है, संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, फायदा किसे हो रहा है और नुकसान कौन उठा रहा है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ियों में डुंगरिया कोंद जनजाति का वेदांता कंपनी के खिलाफ सफल विरोध। इस सिद्धांत की आलोचना ये है कि यह समस्याओं का विश्लेषण तो अच्छा करता है, लेकिन तुरंत नीतिगत समाधान देने में थोड़ा कमजोर नजर आता है। और चौथा और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत है सतत विकास। इसका विचार 1987 की ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट से आया। इसकी परिभाषा बहुत जरूरी है, ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे बिना आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए। इसके 3 स्तंभ हैं: आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि इसकी आलोचना ये है कि यह अवधारणा कभी कभी बहुत अस्पष्ट हो जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल ग्रीन वॉशिंग यानी सिर्फ दिखावे के लिए करती हैं। तो चलिए इन चारों सिद्धांतों को एक साथ एक टेबल में रिवाइज करते हैं। ये स्लाइड परीक्षा से पहले त्वरित रिवीजन के लिए एकदम सही है। देखिए, शास्त्रीय प्रतिमान प्रकृति को अनंत संसाधन मानता है। ईएमटी कहता है कि इसे प्रौद्योगिकी से प्रबंधित किया जा सकता है। राजनीतिक पारिस्थितिकी इसे एक संघर्ष का स्थल मानती है और सतत विकास इसे संरक्षित करने यानी बचाने की बात करता है। इनके फोकस और आलोचना भी यहाँ साफ साफ दिए गए हैं, इसको जरूर नोट कर लें। सिद्धांतों को समझने के बाद अब हम उन असल समस्याओं की तरफ बढ़ते हैं जिनके समाधान के लिए ये सिद्धांत बने हैं। हमारे ग्रह के सामने आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? ये 4 सबसे बड़े खतरे हैं और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है जलवायु परिवर्तन का, फिर आती है वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान, उसके बाद है पानी का संकट और आखिर में
प्रदूषण और कचरा, ये चारों मिलकर वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इन संकटों का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ता। इसकी सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती है सबसे कमजोर तबकों को। जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल साउथ के देशों में सूखा और बाढ़ आती है। जंगलों की कटाई, जो खेती और खनन के लिए होती है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देती है। भारत में गंगा और यमुना जैसी नदियां औद्योगिक प्रदूषण से जहरीली हो चुकी हैं, और शहरों में बढ़ता धुंध और कचरा सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो जब इतनी समस्याएं हैं, तो क्या समाज चुप बैठा रहा? बिल्कुल नहीं। लोगों ने, समुदायों ने आवाज उठाई है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे ही शक्तिशाली पर्यावरण आंदोलनों को जिन्होंने इतिहास बदला। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1970 के दशक में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, जहां महिलाओं ने पेड़ों को बचाया। 1980 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बड़े बांधों के खिलाफ मोर्चा खोला। 2013 में डोंगरिया कोंद जनजाति को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत मिली, और 2016 में अमेरिका में स्टैंडिंग रॉक विरोध प्रदर्शन हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये आंदोलन स्थानीय मुद्दों से शुरू होकर वैश्विक न्याय की लड़ाई तक पहुंचे हैं। भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये दोनों क्लासिक केस स्टडी हैं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेताओं के नेतृत्व में जंगलों को बचाने के लिए था। उनका तरीका था अहिंसक, पेड़ों से लिपट जाना। इसने देश की वन नीति पर गहरा असर डाला। दूसरी तरफ मेधा पाटकर के नेतृत्व में एनबीए ने बड़े बांधों से होने वाले विस्थापन का विरोध किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल और कानूनी लड़ाई लड़ी। इसका असर ये हुआ कि विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को अपनी वित्त पोषण नीतियां बदलनी पड़ी। दोनों ही आंदोलन दिखाते हैं कि कैसे स्थानीय कार्रवाई राष्ट्रीय और वैश्विक नीति को चुनौती दे सकती है। इन्हीं आंदोलनों और बढ़ते दबाव के चलते सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी कदम उठाने पड़े। तो अब हम देखेंगे कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर क्या नीतियां बनाई गई हैं। वैश्विक स्तर पर 3 बड़े मील के पत्थर हैं। पहला, 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहाँ साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का सिद्धांत स्थापित हुआ। मतलब जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन विकसित देशों की ज्यादा। फिर 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल, जो विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कम करने वाली पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी। और फिर 2015 का ऐतिहासिक पेरिस समझौता, जिसमें सभी देशों ने स्वेच्छा से अपने अपने लक्ष्य तय किए। यह प्रगति दिखाती है कि कैसे हम सिद्धांतों से बाध्यकारी लक्ष्यों और फिर एक समावेशी ढांचे की तरफ बढ़े हैं। अब बात करते हैं भारत के नीतिगत ढांचे की। हमारे पास काफी मजबूत कानून हैं, जैसे 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो एक छत्र कानून है। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है। 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी लॉन्च हुई, जिसमें सौर ऊर्जा जैसे 8 मिशन हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती है इन कानूनों को जमीन पर उतारने की, कार्यान्वयन की। कागजों पर नीतियां बहुत अच्छी हैं, पर उनका असलियत में पालन करवाना एक अलग ही बात है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं। यहाँ हम पर्यावरण को सामाजिक न्याय से जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या विकास का कोई बेहतर, अलग तरीका हो सकता है। इस संदर्भ में इको फेमिनिस्ट वंदना शिवा का ये उद्धरण बहुत अहम है। वो कहती हैं, विकास के पितृसत्तात्मक मॉडल ने न सिर्फ महिलाओं पर हिंसा की है, बल्कि ये प्रकृति के प्रति भी हिंसक रहा है। ये उद्धरण साफ साफ दिखाता है कि कैसे औरतों का शोषण और प्रकृति का शोषण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। देखिए, जो गरीब हैं वो पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसके परिणाम सबसे ज्यादा भुगतते हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं संसाधनों की प्राथमिक प्रबंधक होती हैं, तो जब पर्यावरण को नुकसान होता है, उनका काम और उनकी मुश्किलें सीधे सीधे बढ़ जाती हैं। और तीसरा, स्वदेशी समुदाय, ये दुनिया की 80% जैव विविधता की रक्षा करते हैं। उनके पास स्थायी जीवन का अनमोल ज्ञान है, जिसे भारत के वन अधिकार अधिनियम 2006 ने भी मान्यता दी है। तो क्या कोई विकल्प है? बिल्कुल। सोचने का एक नया तरीका है, जैसे केट रॉबर्ट का डोनट इकोनॉमिक्स मॉडल। इसका लक्ष्य है कि सभी लोगों की जरूरतों को इस ग्रह की सीमाओं के अंदर रहते हुए पूरा किया जाए। इस मॉडल में एक सामाजिक नींव है, जिससे नीचे किसी को नहीं गिरना चाहिए, और एक पारिस्थितिक छत है, जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए।
यह मानवता के लिए एक ऐसी सुरक्षित और न्यायपूर्ण जगह की कल्पना करता है जहां सभी फल फूल सके। और इसी के साथ हमारी ये मास्टर क्लास यहाँ समाप्त होती है। हमने विकास और पर्यावरण के रिश्ते को कई दृष्टिकोणों से देखा। अब आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर विकास एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं, तो एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए हमें कौन सी नई कहानी लिखनी होगी? इस पर जरूर सोचिए।